हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग राजनीतिक समाजीकरण को पढ़ेंगे, जानेंगे कि राजनीतिक समाजीकरण में किस तरह का क्वेश्चन आता है, इसे हम आज जानेंगे। राजनीतिक समाजीकरण के बारे में सबसे पहले जानना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इससे क्या समझते हैं, ठीक है। फिर इसकी विशेषता को पढ़ेंगे, इसका उद्देश्य क्या होता है और इसके अभिकरण को भी जानेंगे, ठीक है। फिर इसके महत्व को लास्ट में जानेंगे और महत्व को जानने के बाद इसकी आलोचना भी करेंगे, ठीक। तो एक एक करके आइए हम जानते हैं। सबसे पहले कि राजनीतिक समाजीकरण क्या है, ठीक। राजनीतिक शास्त्र के जनक अरस्तु, इसको हम सबसे पहले रोल के रूप में पेश करेंगे। इसकी क्या भूमिका है। राजनीतिक शास्त्र के जनक अरस्तु ने कहा था कि मानव सामाजिक प्राणी है। ये हम 9th 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के जीवन में आप समाज और राज्य दोनों का महत्व है। मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है? समाज और राज्य यानी सरकार, सरकार यानी राज्य, दोनों के माध्यम से व्यक्ति के सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताएं पूरी होती है, ठीक। फिर प्रजातंत्र का युग है, जो आज का युग है, प्रजातंत्र का युग है। इसमें जनता की शासन प्रणाली है और उसके कार्यों के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। आज कहीं भी राजनीतिक चर्चाएं होती हुई सुनाई पड़ जाती है, अर्थात राजनीतिक व्यक्तियों के संरक्षण पर रही है। तो इस प्रक्रिया को राजनीतिक हम समाजीकरण कहते हैं। जब बच्चा समाज में जन्म लेता है तो उसे सामाजिक व्यवस्था जैसे कि समाज के नियमों, प्रथाओं, रीति रिवाजों, प्रचलन, शिष्टाचार इत्यादि का कोई ज्ञान नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे समाज में रहकर क्या होता है कि ये सब चीज़ बढ़ने के साथ साथ वह समाज के व्यवहारों को भी सीख जाता है और अपने आप को सामाजिक नियमों के अनुकूल ढालने का प्रयत्न करता है। यह प्रक्रिया क्या है? समाजीकरण है, ठीक है। तो इस जैसी के शब्दों में समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है। क्या है? समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है और एक व्यक्ति ज्ञान, निपुणता, मूल्यों, मनोवृत्तियों एवं जो है ये स्वीकृतियों को प्राप्त करता है तथा जो उसे समाज के एक तत्वशाली सदस्य के रूप में कार्य करने के योग्य बनाती है। परंतु यह सब बात ध्यान देने योग्य है कि समाजीकरण केवल मात्र परंपरागत आदर्शों, मूल्यों, मनोवृत्तियों को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि वस्तु स्थिति यह है कि आधुनिक समाज में प्रत्येक पीढ़ी रूढ़िगत आदर्शों, मूल्यों एवं व्यवहार प्रतिमानों को अस्वीकार करने या प्रत्युत्तर के लिए ही विकसित होती है और इसी से सामाजिक परिवर्तन आता है। क्या होता है? इसी से सामाजिक परिवर्तन आता है। अब आगे हम जानते हैं कि इस अध्ययन की दृष्टि से समाजीकरण जो है, समाजीकरण अध्ययन एवं अन्वेषण का एक नवीन क्षेत्र नहीं है, क्योंकि ऐसे अन्वेषण सामाजिक मनोविज्ञान, नृविज्ञान तथा मनोरोग विज्ञान में होते हैं। तथापि समाजीकरण के परिणाम के रूप में राजनीतिक व्यवहार अर्थात राजनीतिक समाजीकरण का अन्वेषण का नवीन बात है। राजनीतिक समाजीकरण को पहले नागरिकता नामों से जो है जाना जाता है और राजनीतिक समाजीकरण वास्तव में राजनीतिक एवं राजनीतिक व्यवहार के क्षेत्र में समाजीकरण की प्रक्रिया का परिसीमन है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक मूल्य, राजनीतिक संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, ठीक। अब आइए हम राजनीतिक समाजीकरण के अर्थ को जानेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? समाजीकरण का अर्थ देखने के पश्चात राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ
देखना भी आवश्यक है। समाजीकरण के अवधारणा को राजनैतिक के साथ जोड़ना ही राजनीतिक समाजीकरण है। इसके माध्यम से व्यक्ति में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिवृत्तियों, विश्वासों, आस्थाओं, मूल्यों का ग्रहण करना, स्थापित करना और विकसित करना होता है। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों का अनुसरण और उससे परिवर्तन किया जाता है। समाजीकरण के माध्यम से व्यक्तियों को राजनीतिक संस्कृतियों में शामिल किया जाता है, तभी राजनीतिक वस्तुओं के प्रति उनके जो अभिविन्यास होता है उसका निर्माण किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम इस तरह से कह सकते हैं कि समाजीकरण उस शिक्षण प्रक्रिया की और निर्देश करता है जिसके द्वारा सुसंचालित राजनीतिक व्यवस्था के लिए स्वीकार्य मानकों और व्यवहारों को एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी तक संप्रेषित किया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्तियों को इस तरीके से प्रशिक्षण और विकास करना है कि वे राजनीतिक समुदाय के सुकार्यकारी सदस्य बन सके। ठीक है, ये इस टाइप से होता है। तो राजनीतिक समाजीकरण प्रक्रिया जो है सामान्यतः आकस्मिक या अदृश्य रूप से कार्य करती है। इसका अर्थ यह है कि यह इतने शांत और सौम्य रूप से संचालित होती है कि कई बार लोगों को इसके संचालन की खबर भी नहीं मिलता है। अब आइए हम राजनीतिक समाजीकरण के कुछ परिभाषाएं को जान लेते हैं। कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से राजनीति को परिभाषित किया है, जिसमें सबसे पहला है डेविड ईस्टन ने। डेविड ईस्टन के शब्दों में राजनीतिक समाजीकरण वे विकास के कार्य प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक अभिमुखीकरण और व्यवहार का प्रतिमान अर्जित करते हैं। आमंड और पावेल ने कहा है कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों को स्थिर रखा जाता है, ठीक है, या बदला जा सकता है। इस कार्य के निष्पादन द्वारा व्यक्तियों को राजनीतिक संस्कृति में सम्मिलित किया जाता है और उसके राजनीतिक विषयों के प्रति अभिमुखीकरण स्थापित होते हैं। अगला जो बताया है आमंड और वर्मा ने। आमंड और वर्मा ने कहा है कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति बनाई जाती है तथा उसमें परिवर्तन भी लाया जाता है। ठीक, सीगल ने भी कहा है, इसे भी आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, सीगल के शब्दों में। और फिर लैंगटन ने भी कहा है, इन्होंने कहा है कि राजनीतिक समाजीकरण में जो लैंगटन ने सीगल के प्रकार के विचार प्रकट किए हैं, इनके शब्दों में कि अधिकतर जो है व्यापक अर्थ में राजनीतिक समाजीकरण वह तरीका है जिसके द्वारा समाज राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है। ठीक, पीटर मार्कल ने कहा है कि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया का स्वाभाविक अध्ययन माना जाता है। उनके अनुसार किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों द्वारा राजनीतिक दृष्टिकोण एवं व्यवहार की प्रकृति को भी जो है विकसित करने से संबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन को राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन कहा जाता है। एलन आर बाल ने भी कहा है, इसे भी आप लोग देख लेंगे। अब आइए हम जानते हैं इसकी विशेषता क्या है। किसकी विशेषता? राजनीतिक समाजीकरण की। तो इसकी कई विशेषता है, जैसे नंबर 1 निरंतर प्रक्रिया। ये पहली विशेषता है राजनीतिक समाजीकरण का। राजनीतिक समाजीकरण जीवन और निरंतर चलने वाली जो है प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। दूसरा है राजनीतिक समाजीकरण प्रक्रिया। पहला है निरंतर प्रक्रिया, दूसरा है राजनीतिक समाजीकरण प्रक्रिया। राजनीतिक समाजीकरण प्रक्रिया प्रत्येक राजनीतिक समाज में पाई जाती है, चाहे वह किसी भी प्रकार का समाज हो, और यह हो सकता है कि किसी शासक प्रणाली में कम पाई जाए, लेकिन सबसे अधिक जो सर्वाधिकारवाद में और किसी शासन प्रणाली में अधिक पाई जाती है, जैसे लोकतंत्र में। तीसरा जो पॉइंट है राजनीतिक समाजीकरण,
राजनीतिक संस्कृति से संबंधित होता है। समाजीकरण जो है राजनीतिक संस्कृति से संबद्ध होता है। तो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया का जो संबद्धता है वह 3 प्रकार से संबद्ध है। पहला है राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखने का कार्य, दूसरा है बदलने का कार्य, तीसरा है उत्पन्न का कार्य। ठीक है। और चौथा जो इसका विशेषता है वो है राजनीतिक मूल्यों को अगली पीढ़ी को संचारित करना। ठीक। तो ये है अगली पीढ़ी को कैसे संचारित करता है, राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से मूल्य, विश्वास, अभिवृत्तियां आदि जो है अगली पीढ़ी को संचारित किया जाता है। 5वां जो पॉइंट्स है वो है राजनीतिक विश्वासों का आंतरिकरण। राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक मूल्यों एवं विश्वासों में आस्था रखते हुए उन्हें अपने मन में बैठाता है। ठीक। 6ठा जो है राजनीतिक समाजीकरण स्पष्ट और अस्पष्ट होने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक। राजनीतिक समाजीकरण स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों रूप में होने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है, इसे जो है पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यालयों को अधिकतर कर्तव्य, कानून पालन, आज्ञा पालन आदि सिखाना और अस्पष्ट रूप से गैर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किए गए कार्यों को प्रमुख राजनीतिक प्रणाली पर भी पड़ता है। ठीक। अब आइए हम जान लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। राजनीतिक समाजीकरण का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य भी कई प्रकार का है, जिसमें कि पहला है व्यक्तियों में राजनीतिक समुदाय के प्रति आस्था पैदा करना। ठीक। दूसरा है कि व्यक्तियों को राजनीतिक समाज का सक्रिय सदस्य बनाना। तीसरा है व्यक्तियों की शासन व्यवस्था के प्रति निष्ठा पैदा करना। चौथा है राजनीतिक प्रणालियों, संस्कृतियों को बनाए रखना, उनमें परिवर्तन और विकास करना। ठीक। ये रहा इसका उद्देश्य। अब आइए जान लेते हैं अभिकरण। एग्जाम में जो आता है वो ज़्यादातर अभिकरण ही आता है। तो अगर अभिकरण आता है तो भी हमें उद्देश्य और विशेषता, अर्थ, इसकी परिभाषा, इन सारी बातों को हमें जानना होगा। अभिकरण जो है इसमें सबसे पहला अभिकरण परिवार होता है। परिवार नागरिकता के प्रथम पाठशाला कहा जाता है। परिवार बच्चे को सत्ता, अनुशीलन, आज्ञा पालन सिखाता है तथा राजनीतिक विचारों को भी विकसित करता है। ठीक। दूसरा जो है शिक्षण संस्थान। समाजीकरण का दूसरा जो साधन है या आयाम है या अभिकरण है वो है शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं जो कि राजनीतिक के खेल के बारे में अलिखित नियमों के प्रति अभिवृत्तियों को आकार देती है। जैसे ब्रिटिश जो है अपने जो है पब्लिक स्कूलों में सार्वजनिक कर्तव्यों के मनुष्यों और अनौपचारिक राजनीतिक संबंधों और राजनीतिक जो औचित्य की शिक्षा दी जाती है। तीसरा जो आयाम है वो है व्यावसायिक समुदाय। ठीक। आजकल प्रत्येक व्यवसाय के सदस्य अपने हितों की रक्षा के लिए यूनियन या संघ बना लेते हैं। तो इनके द्वारा भी व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण होता है। जैसे मजदूरों के हितों के लिए यूनियन चुनाव में भाग लेती है। चौथा जो है संचार के साधन, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और अन्य माध्यमों से व्यक्तियों के जो है एक दूसरे के विचार सुनने एवं जानने देखने को भी मिलता है। अगला है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए जनमत अपने पक्ष में जो है करने का प्रयास करता है। तो नागरिक जो है दलों की कार्यप्रणाली, नीति, घोषणा पत्र, विचार धाराओं के माध्यम से शासन प्रणाली के प्रति समर्थन करता है या विरोध प्रदर्शित करता है। छठा जो है सरकार की कार्यप्रणाली। सरकार की कार्यप्रणाली को जनता को राजनीतिक समाजीकरण सिखाती है। ठीक है। यदि सरकार की नीतियां, कार्यक्रम और जो योजनाएं लोगों को राहत और सुरक्षा देती है तो राजनीतिक प्रणाली में अस्थायी आता है। अन्यथा क्या हो जाता है कि जनता राजनीतिक प्रणाली का विरोध भी करने लग जाती है। अगला पॉइंट है कि राज्य व्यवस्था को सीधा संपर्क।
यदि नागरिक का राजनीतिक व्यवस्था से सीधा संपर्क होता है तो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, आइए अब इसके महत्व को जान लेते हैं। ठीक, इसके कई महत्व है। राजनीतिक संस्कृति का संचरण संभव है। दूसरा है, राजनीतिक प्रणाली में अस्थायी तथा परिवर्तन होता है। ठीक, तीसरा है कि सचेत नागरिकता पैदा करना। ठीक, इसे जो है आप लोग देख लेंगे क्या है इसमें, कि राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति में सचेत नागरिकता पैदा करता है। रॉबर्ट हिगल के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्तियों को ऐसा प्रशिक्षण देना है जिससे वे राजनीतिक समाज में उन्हें क्रियाशील सदस्य बन सके। अगला जो है इसका महत्व, राजनीतिक प्रणाली को वैधता प्रदान करता है। ठीक, आइए अब जान लेते हैं इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई है। बहुत से विद्वानों ने इसकी आलोचना किया है, जिसमें पहला है कि प्रारंभिक राजनीतिक विचार एवं मान्यताएं युग अवस्था तक चल पाती है। ठीक, दूसरा जो इसकी आलोचना है कि प्रारंभिक राजनीतिक विचार भावुकता पर आधारित है। तीसरा जो है कि इन विचारों का राजनीतिक व्यवस्था से कोई संबंध नहीं होता है। चौथा है, मार्क्सवादी ने ही अनुदारवादी जो है मांगता है, क्योंकि उसके अनुसार ये पूंजीवाद पर आकर्षित होती है। ठीक, अब निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि उपयुक्त जो आलोचना हुआ है तो होते हुए भी राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ये राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये रहा राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया, उद्देश्य, विशेषता एवं आयाम, महत्व तथा आलोचना। ठीक।